नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात करेंगे और आज हम मेड़बंदी की बात करेंगे। मेड़बंदी हम क्यों कराते हैं? जब किसान को यह लगता है कि उसके खेत का मेड़ा अगल बगल के काश्तकारों के द्वारा शिकस्त कर दिया गया है या उसको तोड़ दिया गया है या अपने खेत में उसके खेत को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर उस किसान का रकबा कम हो गया है। जितना रकबा उसके नक्शा में है, जितना रकबा उसके खतौनी में है, मौके पर उससे कम रह गया है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है? चकबंदी के बाद अक्सर ये होता है कि सभी किसानों का अलग अलग ताड़ाबंदी कर दिया जाता है और सभी किसान उस पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें जो किसान या तो खेती बाड़ी अच्छे से नहीं करता या तो बाहर रह रहा है, उसकी खेत किसी और किसान के द्वारा उसकी खेती की जा रही है या ऐसी पड़ती छुटी है, तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो अगल बगल के काश्तकार हैं वो दाड़ा शिकस्त कर देते हैं और उसका रकबा कम कर देते हैं। कुछ लोग इसको भूलवश हो जाता है, कुछ साजिश के तहत करते हैं। तो इससे संबंधित जो कानून है कि अगर किसान का रकबा कम हो गया मौके पर तो वो कहाँ जाए, इसके लिए सबसे पहले उसको अपने तहसील परिसर में किसी अच्छे से अधिवक्ता से मिलना चाहिए और अधिवक्ता को उसको सारी बातें सही से बतानी चाहिए और जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट हैं या पत्रावली है, खतौनी, खसरा, जितने भी कागजात हैं वकील को सौंप देना चाहिए। और उसके बाद वकील उसको पूरा एक मुकदमा एक एप्लीकेशन बनाकर धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 में उप जिलाधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर के कोर्ट में दायर करता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, उससे संबंधित कानून क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 मेड़बंदी के नियम के बारे में बताती है। वह कहती है कि सीमा संबंधी विवाद उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से, मतलब खुद से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उसका पुनरीक्षण करा दिया गया हो, वहां उस नक्शे के आधार पर। जब उन दोनों आधार पर ऐसा संभव नहीं हो सकता तो वास्तविक कब्जे के आधार पर एक सरसरी जांच द्वारा, संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि जो उपरोक्त बातें हमने बताई उसके अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है, यानी उसको समझ में ना आए कि किस पक्ष का कब्जा है, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप जिलाधिकारी क्या करेगा? पहली स्थिति यह बनती है कि संक्षिप्त जांच द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और उसको कब्जा दे देगा, जो भी सर्वाधिक हकदार व्यक्ति रहेगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जो व्यक्ति बेदखल किया गया है उसको कब्जा दिलाएगा और उस कब्जा दिलाने में ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है जैसी आवश्यकता हो। उसके पश्चात सीमा का निर्धारण कर देगा, उस विशेष घाटे की सीमा का। और इसमें एक लिमिटेशन संबंधी बात यह भी है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी, मैक्सिमम 90 दिन यथासंभव। आपौदिक परिस्थितियों में ये तिथि बढ़ सकती है। सब कुछ हो गया, उप जिलाधिकारी ने कब्जा भी दे दिया, नाड़ाबंदी करवा दी है, तो उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यतिरिक्त कोई व्यक्ति, अगर अगल बगल के काश्तकारों द्वारा कोई आपत्ति है तो वह उस आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के यानी कमिश्नरी में अपील प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद जो भी अपील आयुक्त सुनेगा उसके बाद जो भी आदेश देगा वह अंतिम होगा, प्रोविजनल नहीं, फाइनल होगा। अभी तक हमने उस एक्ट की बात की, धारा 24 की बात की। अब आते हैं इससे संबंधित रेगुलेशन क्या है, इससे संबंधित नियम क्या है। तो नियमावली 22 यह कहता है कि संहिता की धारा 24(1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ घाटों के लिए सीमा विवाद निस्तारण के आवेदन पत्र 2 प्रतियों में उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि वह
उप जिलाधिकारी को वो आवेदन पत्र देगा जो 2 प्रति में होगी। वह एक घाटे के लिए दे सकता है, किसी विशेष घाटे के लिए, या उसके आसपास के एक से अधिक घाटों के लिए दे सकता है उसी आवेदन पत्र में। उसके लिए किसी अतिरिक्त अलग से आवेदन पत्र नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए उस विशिष्टियाँ क्या रहेंगी उसमें। जो आवेदन पत्र देगा, जो भी वो प्रोफार्मा बनाएगा, जो भी ड्राफ्टिंग करेगा, उसमें रहेगा क्या? उसमें कहता है कि घाटे का विवरण रहेगा। अब घाटे के विवरण में क्या रहेगा? घाटा संख्या रहेगा, खातेदार का नाम रहेगा, पिता पति का नाम, ग्राम तहसील, यदि एक से अधिक खातेदार हैं तो सभी की विशिष्टियाँ उसमें लिखी जाएंगी, और जो वर्तमान खतौनी है उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। दूसरा कहता है कि ऐसा वह काम जो उसके समीपस्थ घाटों में है उसके साथ भी करेगा, यानी उसके साथ भी घाटों का विवरण देगा, खातेदार का नाम देगा, एक से अधिक खातेदार हैं तो उनका नाम पता इत्यादि देगा, और वर्तमान खतौनी भी देगा। जो उपनियम 2 कहता है, ये जरूरी है। कहता है कि यदि खतौनी में खाता अलग अलग है किंतु भूचित्र में उप विभाजन नहीं है तो भूचित्र में उप विभाजन कराया जाना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? खाता अलग अलग है लेकिन घाटा जो है मिन जुमला प्रकार का है, यानी जो फिजिकल डिवाइडेशन होता है वो नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में यदि आप आवेदन करेंगे तो उस घाटे से संबंधित जितने खाते बनाए गए हैं तो सभी का सीमांकन कर दिया जाएगा, सिर्फ आपका अलग नहीं किया जाएगा। तो इससे अच्छी स्थिति यह है कि आप उस घाटे का भौतिक विभाजन करवा लीजिए। इसके लिए या तो मिन जुमला घाटे का विभाजन होता है या तो 116 राजस्व कोड में जाएंगे आप। और तीसरा यह कि जो भी आप घाटे का सीमांकन करवा रहे हैं, यदि उसकी सीमा पर ग्राम पंचायत या राज्य सरकार की कोई भूमि संलग्न है तो भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान को और राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा। चौथा यह कि यदि आप घाटे की सीमांकन हेतु आवेदन किए जाने यानी जो समीपस्थ घाटों का दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2 से 3 घाटा हो गए, 108, 109, 110, तो 108 की बाउंड्री अलग करे, 109 की बाउंड्री अलग करे, 110 की बाउंड्री अलग करे, ऐसा नहीं करेगा। तीनों घाटों को मिलाकर जो बाहरी सीमा बनेगी, तीनों घाटों को मिलाकर जो बाउंड्री लाइन बनेगी, सिर्फ उसी का सीमांकन किया जाएगा। पांचवा यह कि 1000 रुपये का ट्रेजरी में आपको चालान जमा करना होगा। सीमांकन करवाने जा रहे हैं तो 1000 रुपये का चालान ट्रेजरी में जमा करवाना पड़ेगा, और उस चालान की रसीद और उसकी प्रतिलिपि भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देंगे, इस आश्वासन के लिए कि हमने चालान भर दिया है। छठवां यह कि सीमांकन हेतु यदि आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है तो अगले दिन या जो भी कार्य दिवस रहेगा तहसील का उप जिलाधिकारी राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर उसको दर्ज करवाएगा, और यदि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो उस कंप्यूटरीकृत प्रणाली से नोटिस की 3 प्रतियां जारी करेगा और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को दे दी जाएंगी। सातवां क्या कहता है कि राजस्व निरीक्षक लेखपाल या किसी अन्य माध्यम से संबंधित खातेदार को नोटिस तामील करवाएगा, यानी नोटिस उनको देगा। खातेदारों की अनुपस्थिति में नोटिस खातेदार के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील कर दी जाएगी, या नोटिस के तामील करने की जो विधि सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई है उसके तहत नोटिस को तामील कर दिया जाएगा। और सीमांकन की सूचना ग्राम प्रधान को भी दी जाएगी, भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान, उसको भी दी जाएगी। राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व, यानी जब वह गया सीमांकन करने के लिए, यदि उसको लग रहा है कि कोई अन्य पक्षकार प्रभावित हो रहा है तो तत्काल उसको पक्षकार बनाएगा, उसको नोटिस भी देगा। राजस्व निरीक्षक या कोई अन्य पदाधिकारी सीमांकन हेतु कोई नियत तिथि रखेगा और संबंधित खातेदार को सूचना देने के बाद, नोटिस तो तामील कर ही दिया है, और भूखंडों का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्संबंध में पक्षकार न हो तो खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्संबंध में स्थलीय पक्षकार बनाएगा। वही जो हमने पहले बताया कि तत्काल उसको पक्षकार बनाया जाएगा, और सीमांकन आख्या में इसका विवरण देगा कि हम मौके पर गए और अगल बगल के काश्तकार भी प्रभावित हो रहे थे इसलिए उनको भी पक्षकार बनाया।
और जो भी उसने सीमांकन किया तहसीलदार ने या जो भी राजस्व का पदाधिकारी आता है, एक सीमांकन आख्या तैयार करेगा। सीमांकन आख्या पर संबंधित पक्षकारों की सहमति लेगा, यानी उस पर उसका हस्ताक्षर करवाएगा, और राजस्व निरीक्षक जो है तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी के पास इसको भिजवा देगा। और जो भी राजस्व निरीक्षक ने आख्या दिया है, तहसीलदार उस आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा। एक शर्त यह भी आती है कि यदि सीमांकन से प्रभावित पक्षकार यदि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो जो उप जिलाधिकारी के पास आख्या भेजी गई है, क्योंकि उप जिलाधिकारी नोटिस करेगा ही कि संबंधित पक्षकार इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी सहमत नहीं है, तब एक नियत तिथि रखेगा, उन प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देगा और उनका सुनवाई करेगा। और उप जिलाधिकारी जो भी नियत तिथि रखा है उस पर सभी पक्षकारों का सुनवाई करेगा। उसके पश्चात सीमा का सीमांकन करने के संबंध में आदेश पारित करेगा। उपनियम 14 बड़ा जरूरी है। वह कहता है कि यदि सीमांकन के लिए आदेश पारित करते समय उप जिलाधिकारी संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है। क्यों करेगा? यदि उसको लगता है कि सीमांकन करने के दौरान या ड्यूरिंग सीमांकन डिमार्केशन कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, तो इसके लिए वह पुलिस बल भी उपलब्ध करवा देगा। उपनियम 15 बड़ा आसान है समझना। वह कहता है कि जो भी समय सीमा दी गई है नियम में या नियमावली में, उसके भीतर उसको अपनी कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। यदि उसके भीतर कार्रवाई पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसके कारणों को लिखेगा कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये था सीमांकन संबंधी प्रावधान।